हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ समीक्षा अधिकारी का जीएस का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 कवर कर लिए हैं, सभी प्लेलिस्ट में हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। देखो, इसमें हम दृष्टि पब्लिकेशन के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं, यानी दृष्टि का प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। और देखो, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। काफ़ी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण साबित होगी। जीएस के 50 क्वेश्चन देखते हैं इसमें, उससे संबंधित फैक्ट भी समझते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो, सभी का स्वागत है वो M2M क्लासेज में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से समझने की कोशिश करो और कंप्लीट क्लास को मेरे साथ एंड तक देखो। तो देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि राज्य और लोकसभा में आवंटित सीटों के बारे में देखना है आपको। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक साइड में राज्यों के बारे में लिखा हुआ है और एक साइड में लोकसभा में सीटों के बारे में। तो देखो, पहले महाराष्ट्र में देखो, क्या महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं? तो देखो, इसमें पहला मिलान सही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है। और एक चीज़ याद रखना, भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 लोकसभा की सीटें। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र में 48। पश्चिम बंगाल में भी 42 हैं। और देखो, इसमें आंध्र प्रदेश में भी 42 दिया हुआ है। लेकिन ये याद करने योग्य फैक्ट है कि जब तक 2014 तक आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब तक आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा की सीटें थी। लेकिन इसका विभाजन हो गया, तेलंगाना बन गया, तो उसमें चली गई 17 लोकसभा की सीटें। तो बची कितनी है अब आंध्र प्रदेश में? 25। तो समझ सकते हो, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 25। तो यही मिलान इसमें गलत दिया हुआ है, आंसर भी यही हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी देख लो, इसमें बिहार है, बिहार में 40 दी हुई हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में विधि बनाई गई है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधि बनाई गई है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, 326 या 327? देखो, याद रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बारे में जो नियुक्ति के बारे में विधि का प्रावधान जो दिया हुआ है आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, याद रखना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है अब, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? जो आपके सामने ये 4-5 दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये देखना है कि इनमें से जहांगीर के टाइम में चित्रकार कौन था। अब्दुल इस्मत, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। देखो, इसमें पहला है अब्दुल इस्मत, ये हुमायूं के टाइम में था, ना जहांगीर के में। याद रखना, किसके टाइम में था? हुमायूं के में। तो पहला तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा है अबुल हसन, ये जहांगीर के टाइम में था, ये सही है इसमें, ठीक है। तीसरा इसमें अकारिजा, ये भी जहांगीर के टाइम में था। लेकिन ये मीर सैयद अली जो है ये भी हुमायूं के टाइम में था, ना कि जहांगीर के में। तो ये भी मिलाने इसमें गलती हो जाएगा। तो इसका सूटेबल आंसर कौन सा होगा? 2 और 3। और ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 और 3, यानी जहांगीर के टाइम में जो चित्रकार थे, एक तो था अबुल हसन, एक था अकारिजा, और ये जो अब्दुल इस्मत है और मीर सैयद अली है, ये हुमायूं के टाइम में थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखना है आपको, कौन सा कथन सही है। देखो, बात करें संविधान के भागों की, तो आर्टिकल 1 से 4 तक संविधान का भाग 1 है, उसमें संघ एवं राज्य और उसका क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्रों यानी संघ और यूटीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और जो भाग 2 है उसमें 5 से 11 तक है, तो उसमें नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। और भाग जो 3 है उसमें 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। लेकिन भाग जो 4 है उसमें दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। याद रखना, 36 से 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। तो उन्हीं के बारे में देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। देखो, पहला है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये पहला प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है।
याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बाध्य योग्य नहीं है, इनको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। देखो एक पॉइंट और याद रखो कि इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा ली गई है वो नीति निर्देशक तत्वों की आयरलैंड के संविधान से ली गई है। लेकिन इतना ही नहीं है कि बिल्कुल टोटली उसी से हो, इसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, उसके अलावा अन्य स्वतंत्रता जो सेनानी हुए उन सभी के भी विचार देखने को मिलते हैं इसमें। और देखो इनका जो नागरिकों को, यह जो है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, याद रखना। और देखो इनको इसमें संविधान में शामिल करने का उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है इनका, यानी इनका जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। दूसरा, इसमें विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं माना गया है। देखो इसमें मैंने पहला बताया आपको कि इनको राज्य में यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा भी है, यानी पूरी तरह से भी नहीं है। लेकिन याद रखो कि ये पूरी तरह से वैसे राज्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। याद रखना, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में आप न्यायालय जा सकते हो, वैसे नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 37 कहता है, नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 37। तो इसमें दूसरे को समझ लो, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, इसमें दिया हुआ है कर्तव्य नहीं है। तो देखो ये पहला दूसरा गलत हो जाएगा, इसमें पहला सही है। यानी अगर विधि बनाने में देखा जाए तो इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ना कि नहीं, याद रखना। भले ही यह देखा जाए शासन में मूलभूत हैं, लेकिन विधि बनाने में इनका लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस वजह से ये पहला सही है, इसमें दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें देखना है केवल एक, ये पूछा है कौन सा सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, संवैधानिक प्रावधान एक साइड में और एक साइड में उससे संबंधित स्रोत हैं। देखो उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो एक का तो हो जाएगा 2। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका हो जाएगा 1। संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से, तो इसका 4 हो जाएगा। और राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व, ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरस यानी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उसको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। इसका सही जवाब क्या होगा, 2, 1, 4, 3। तो देख लो अब इस ऑप्शन में, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो इसका आयोजन इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में किया गया है। तो देखो सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो 2023 का है AI का, वो इंग्लैंड में ही किया गया है और ब्लेचले पार्क में ही किया गया है, तो पहला इसमें सही है। दूसरा है, इसमें भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है क्या। तो देखो इसमें भारत की तरफ से मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भाग लिया है, ना कि PM ने। ये जो राजीव चंद्रशेखर हैं ये कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने भाग लिया था इसमें, तो ये दूसरा गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं अब 7 है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा, अब देखना है पहला है इसमें, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। तो देखो कुछ भी करना हो भारत में, कोई भी प्रावधान लागू करना हो या नया कुछ बनाना हो या मिटाना हो, तो समझ लेना सब कुछ अधिकार संसद को दिया हुआ है अधिकतर केसों में। तो इस हिसाब से 99% केसों में ये सही होता है। तो देखो पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या नए राज्य या नए संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण संसद कर सकते हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखो 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर के नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है संसद, तो देखो ये भी ठीक है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है।
बताइए किस जगह से प्राप्त हुए हैं मानव के कंकाल और कुत्ते के कंकाल? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की? अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्हें अच्छे से रट लेना, एक दो क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो देखो ये जम्मू कश्मीर की जगह है बुर्जहोम, तो याद रखना बुर्जहोम से ही मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साथ मिले हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। ये नवपाषाणकालिक स्थल है और यहीं से प्राप्त हुए हैं मानव कंकाल के साथ और कुत्ते के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। भारतीय संविधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारतीय संविधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में देखा जाए तो कथनों के बारे में देखना है आपको कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है। देखो पहला है इसमें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के अधिकतम 2 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि 2 वर्ष तक रह सकती है? बताइए, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या अनिश्चित काल तक, कब तक रह सकती है, या 1 वर्ष तक? यानी किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो होती है 6 माह पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने टाइम तक, अधिकतम कितने टाइम तक रह सकती है राष्ट्रपति शासन? देखो राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है 352 में, और वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है 360 में। और याद रखना वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है भारत में। ठीक है, तो देखो इसमें 6 माह के हिसाब से संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, ना कि 2 वर्ष तक। तो देखो इसमें पहला गलत हो जाता है और ये प्रावधान दिया हुआ है 356 के खंड 4 में। ठीक है, तो पहला ये गलत है। दूसरा देखते हैं इसमें कि इस उद्घोषणा के 1 वर्ष से आगे प्रवर्त रहने के लिए आवश्यक है कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा, ये देखना है। दोबारा देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है इसे देखो, इसकी उद्घोषणा के 1 वर्ष से अगर आगे बढ़ाना है, यानी आगे बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक है। तो देखो ये बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो ये उद्घोषणा प्रवर्तन में होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, इसमें पहला गलत है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है अब, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, बताओ ये प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? देखो इसमें पहला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगा सकता है जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता या कराता है। देखो इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 61 में, और उसमें दिया हुआ है कि किसी भी एक सदन से लगाया जा सकता है ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको संसद के। और देखो किसी भी एक सदन से 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास एक नोटिस भेजा जाता है और उसमें कहा जाता है कि आप 14 दिन के अंदर अपना त्यागपत्र दीजिए। और देखो अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं देता है उसके बाद तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, और ये जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित होना होता है और राष्ट्रपति तब पद से हट जाता है। ठीक है, और देखो ये प्रक्रिया जो महाभियोग की होती है, इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की तरफ से वकालत जो करता है वो करता है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, याद रखना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता है या कराता है, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा देखो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। तो देखो ये गलत है, मैंने अभी बताया 21 दिन नहीं 14 दिन पूर्व।
यानी बताया था मैंने अभी आपको कि किसी भी सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति के पास एक नोटिस भेजा जाता है, उसमें कहा जाता है कि आप अपना त्यागपत्र दीजिए। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं देगा तो फिर आगे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें देखो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। देखो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। देखो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और ये जो बौद्ध संगति हुई थी ये 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में राजगृह में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा है उसमें हुई थी। मगध का शासक था, मगध पर शासन कर रहा था उस टाइम हर्यक वंश का अजातशत्रु। ठीक है, और अध्यक्षता की थी इसमें महाकश्यप ने। और देखो पहली बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 पिटकों में विभाजित हो गया था, यानी विभाजित नहीं, 2 पिटक इसमें जोड़े गए थे। जैसे एक था शुद्ध पिटक, एक था विनय पिटक। ठीक है, फिर इसके 100 वर्ष बाद हुई थी वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति। कहाँ पर? वैशाली में। तो ये हुई थी 383 बीसी में और कालाशोक शासक था उस टाइम और शिशुनाग वंश का था वो। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सावक मीर और सर्वकामिनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें इसके अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक था स्थावीर और एक था महासंदिग्ध। ठीक है, फिर देखो आगे तीसरी बौद्ध संगति भी हुई, वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम में। ठीक है, देखो पहली हो गई आपकी राजगृह में, दूसरी हो गई वैशाली में, तीसरी हो गई पाटलिपुत्र में। ये अशोक के टाइम में हुई थी। अशोक शासक था मौर्य वंश का और इसमें अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, वो इसी तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क था। 78 बीसी में हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन में और इसमें अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा। देखो चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में, याद रखना। तो देखो इसका सही मिलान क्या होगा? पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4 और फिर 3। 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी होगा इसका। निम्नलिखित दिवस में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए तो कौन सा मिलान इसमें सुमेलित नहीं है। पहला इसमें विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है 2023 की लेट कम्युनिटीज लीड, ये इसकी थीम है, याद रखना। और देखो विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो देखो ये दोनों ही सही हैं इसके मिलान, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व शहर दिवस है ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये मिलान है इसका गलत है। विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को। देखो इसके अलावा गणित दिवस और बता दूं आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भी पूछा जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस भी याद रखना 14 नवंबर को मनाया जाता है। और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। और देखो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार भी इम्पोर्टेंट है। और आपका ब्रेल दिवस भी पूछा जाता है, तो ब्रेल दिवस आपको बताना है मुझे कि कब मनाया जाता है ब्रेल दिवस। ठीक है, और देखो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी बता दूं, वो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। और देखो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, नहीं 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को तो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, याद रखना उसे भी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखो एक साइड में तो दर्शनों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों के बारे में लिखा हुआ है कि न्याय दर्शन, देखो न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, इनके जो मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके थे, आप किस तरीके से इनमें जो दिया हुआ था कि किस तरीके से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, वो मिलान करना है। देखो पहले ये समझो कि किसके द्वारा ये प्रवर्तन, यानी कौन प्रवर्तक हुए थे इन दर्शनों के। तो देखो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हुए थे गौतम,
याद रखना, लिख दूं क्या? देखो गौतम, चलो इतने से समझ लो। गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया। और पूर्व मीमांसा दर्शन जो था ये जैमिनी से संबंधित था। यानी मीमांसा दर्शन किससे संबंधित था? जैमिनी से। देखो पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। याद रखना, पूर्व मीमांसा तो जैमिनी से है, और उत्तर मीमांसा या उत्तर मीमांसा को आप वेदांत दर्शन भी कह सकते हो। उसके प्रवर्तक हुए हैं वादरायण नाम है उनका, ठीक है। उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी। और देखो इसमें सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। और आपका एक है योग दर्शन, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम, ठीक है। वेदांत दर्शन, तो वेदांत दर्शन तो वादरायण ही हो गए ना, जो मैंने बताया था अभी, उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो समझ सकते हो इन चारों को। तो देखो अब न्याय दर्शन, इसमें मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका था? तो देखो न्याय दर्शन में दिया था तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे न्याय दर्शन के अनुसार। तो देखो एक का हो जाएगा 4, ठीक है। मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग इसमें वैदिक अनुष्ठान करना था, वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे मीमांसा दर्शन में। तो इसका हो जाएगा 3। सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया, इसमें वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण था, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, तो इसका 1 हो जाएगा। वेदांत दर्शन, इसमें आत्मज्ञान था, आत्मज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे अकॉर्डिंग वेदांत दर्शन के। तो देखो इसका 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, एग्जाम में देख लेना, मैं आपसे कहूँगा इसको कभी भी मिस मत करना। आप जब तक एग्जाम हो डेली लेना। देखो अगर आपने, मैं निश्चित आपसे गारंटी में कह रहा हूँ, जब तक समझ लो एग्जाम तक 50 तो निश्चित प्रतिशत कराऊंगा। और एक प्रतिशत में 50 क्वेश्चन है, उससे समझोगे आप 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 50 प्लस क्वेश्चन अगर एग्जाम को इस प्रतिशत से ना मिल जाए तो मुझसे कह देना। इन सभी प्रतिशतों से आपको एग्जाम में 50 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, देख लेना। देखो इसमें पहला है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। पहला इसमें, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में क्या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है? तो देखो इसमें ये पहला सही दिया हुआ है इसमें, कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। देखो आर्टिकल है 74, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघ का मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आपके सामने फिर आर्टिकल 74 का 1 है, उसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। नहीं, वो तो आर्टिकल 74 के 2 में दिया हुआ है। आर्टिकल, एक सेकंड में कन्फ्यूजन हो गया हूँ, आर्टिकल 74 या नहीं, आर्टिकल 74 का फर्स्ट ही है, जिसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग जो करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, परंतु अगर वो वापस आ जाती है तो उसके बाद उसे उस पर अपनी स्वीकृति देनी बाध्यकारी हो जाती है, ठीक है। और ये बाध्यकारी वाली जो बात है ये आर्टिकल 74 के 2 में दी हुई है। किसमें? 2 में। और जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है वो दिया हुआ है आर्टिकल 74 के फर्स्ट में, ठीक है। अब इसमें दूसरा देखो, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। देखो ये दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मंत्रियों ने इस राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है या दी है तो क्या दी है, उसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। और ये आर्टिकल 74 के 2 में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा इसमें गलत है, पहला सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि संघीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि संघीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? 85, 86, 87, 88।
तो देखो इसका आंसर होगा आर्टिकल 88, ऑप्शन डी। आर्टिकल 88 के अनुसार मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, याद रखना। ठीक है, जैसे संयुक्त बैठक होती है, आपकी सदनों की संयुक्त बैठक होती है, या किसी भी सदन में या संसद की किसी भी समिति में, याद रखना समिति की बात आई है तो उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, उसी में बोल सकता है। जिस समिति का नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, यानी जिस समिति में उस सदस्य का नाम दिया गया है तो वह बोल सकता है उसमें। और देखो कार्यवाहियों में भाग भी ले सकते हैं ये, लेकिन याद रखना इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, मत नहीं देते हैं, याद रखना। तो देखो इसमें आर्टिकल 85 और देख लो, 85 जो दिया हुआ है इसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 86 है, इसमें सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो दिया हुआ है। आर्टिकल 87 भी देख लो, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है उसके बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 16, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। जो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में देखना है। पहला है इसमें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। क्या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है? तो देखो बिल्कुल गलत है, इसमें अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन बुलाई ये राष्ट्रपति के द्वारा ही जाती है। याद रखना किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा है इसमें, संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी ऐसी बैठक हो सकती है और उसमें संबंधित विधेयक पारित हो सकता है। बताइए दूसरे को। देखो संयुक्त बैठकों के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 108 में, लेकिन 108 का जो खंड 5 है उसमें दिया हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी ऐसी बैठक बुलाई जा सकती है और उसमें संबंधित विधेयक पारित हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा सही है, इसमें पहला गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है इसमें, देखो छोड़ो इसे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें, वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डेन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डेन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है क्या? तो देखो ये पहला कथन सही है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं क्लाउडिया गोल्डेन, इन्हें 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो पहला सही है। दूसरा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरी महिला हैं। क्या ये दूसरी महिला हैं? तो देखो ये गलत है, ये कौन सी हैं फिर? दूसरी तो है नहीं है, कौन से नंबर की हैं? याद रखना ये तीसरी महिला है, इनसे पहले दो महिलाओं को भी ये पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र का नोबेल, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में देख लो, ये पश्चिम बिहारों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में उनसे संबंधित ये लिखे हुए हैं कहाँ पर उपस्थित हैं, ये कहाँ स्थित हैं। देखो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसको वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी कहा जाता है, तो ये उन्नाव में पड़ता है। कहाँ पर है? उन्नाव में। एक का हो जाएगा 2। ओखला पश्चिम बिहार, ये भी पूछा जाता है, ये गौतम बुद्ध नगर में है, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, तो बी का हो जाएगा 3। और समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? ये रायबरेली में है, 4। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, ये गोंडा में है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन बी। आगे अब क्वेश्चन नंबर 20, सहकारी सोसाइटियों संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सहकारी सोसाइटी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों पर देखो पहला इसमें, संविधान के 96वें संशोधन द्वारा, संविधान के 96वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 ख जोड़ करके उनके अंतर्गत सहकारी समितियों संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे क्या? 96वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, सहकारी समितियों से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन, ना कि 96वां, तो पहला ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो पहला ये गलत है। देखो भाग 9 में दिया हुआ है पंचायतों के बारे में, भाग 9 ए में दिया हुआ है नगर पालिकाओं के, और भाग 9 ख में दिया हुआ है सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। इसमें संविधान जो संशोधन हुआ था 97वां 2011 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। आगे देखते हैं अब दूसरा, इसमें किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। तो देखो ये दूसरा सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या जो अधिकतम हो सकती है वो 21 हो सकती है, यानी 21 से अधिक नहीं हो सकती है, याद रखना। तो ये दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, पहला इसमें पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 ग यानी 243 सी में दिया हुआ है क्या। तो देखो ये पहला गलत है। क्यों गलत है कि जो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है 1/3 आरक्षण की, वो 243 के डी में की गई है, ना कि आई में, इस वजह से गलत है। दूसरा है इसमें नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान 243 न यानी 243 टी में दिया हुआ है क्या, नगर पालिकाओं में, जो भाग 9 ए में दिए हुए हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 1/3 आरक्षण की जो बात है वो 243 टी यानी 243 ना में ही दी हुई है, तो इस वजह से ये दूसरा सही हो जाएगा। और ये पूछा है इसमें कौन सा सही है, तो केवल बी यानी 2 सही है। अब इसमें देखो क्वेश्चन 22 में जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक साइड में स्थान है और एक साइड में उत्तर प्रदेश के जिले हैं। देखो बटेश्वर, देवास शरीफ, संकिसा, बिठूर। देखिए एक साइड में ये मेला या फिर उत्सव कह सकते हो वो लिखे हुए हैं, और एक साइड में ये जिलों के नाम है कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो देखो इसमें बटेश्वर का जो मेला यानी बटेश्वर जो उत्सव होता है ये होता है आगरा में। ठीक है, तो इसमें ये पहला मिलान सही है। देवास शरीफ का मेला ये बाराबंकी में ही होता है। कहाँ पर, बाराबंकी में होता है देवास शरीफ का, काफ़ी पूछा जाता है ये, देवास शरीफ का बाराबंकी में। ठीक है, और संकिसा का कहाँ होता है, ये फर्रुखाबाद में ही होता है, ये भी सुमेलित है। बिठूर ये होता है कानपुर नगर में, बिठूर का जो होता है ये कानपुर नगर में होता है। ठीक है, ये भी सही है। देखो ये देवास शरीफ का इसमें गलत दिया हुआ है, तो ये कहाँ पर होता है देवास शरीफ का, ये बाराबंकी में होता है, बाराबंकी में। ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत है इसका, बाराबंकी में होता है ये। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, थैलोडोफाइटा में, या ए और बी दोनों में, बताइए। तो देखो इसका सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतकों, जाइलम तथा फ्लोएम लगभग ये पूर्णतः अभाव ही पाया जाता है इन तीनों का। ठीक है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का जो कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया भी ये जो वर्ग है वो भी कहा जाता है, उभयचर वर्ग भी कहा जाता है किसको, ब्रायोफाइटा को। साबूदाना का निर्माण किया जाता है। साबूदाना का निर्माण किससे किया जाता है, साबूदाना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। देखो इसका सही जवाब होगा सागोपाम से, सागोपाम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो आपको बता दूं, साइकस के तनों से मंड यानी स्टार्च निकाल करके साबूदाना बनाया जाता है, यानी साइकस के तनों से मंड यानी स्टार्च कह सकते हो, स्टार्च निकाल करके साबूदाना बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागोपाम। और देखो ताड़, ये जो चीड़ का जो ये दिया हुआ है, चीड़ का पेड़ यानी चीड़ के तने से, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है, चीड़ के पेड़ से।
और भारत में मुख्यतः देखो साबूदाना टेपियोका स्टार्च से बनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो सही हो जाएगा इसका जवाब ऑप्शन ए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? निम्न जीवन स्तर, देखो होता है निम्न जीवन स्तर ही होता है इसमें अल्प विकसित में। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर होती है, उच्च आश्रितता अनुपात होता है, आय की विषमता होती है। तो समझ सकते हो ये सभी होते हैं इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी अल्प विकसित की ये सभी व्यवस्था होती हैं, अर्थव्यवस्था में विशेषताएं होती हैं। देखो इसके अलावा आपका ये आय की विषमता तो हो ही गई, इसमें उच्च आश्रितता भी हो गई। देखो पूंजी निर्माण की निम्न दर भी होती है इसमें, कृषि क्षेत्र अधिक पाया जाता है इसमें अल्प विकसित क्षेत्रों में, उच्च बेरोजगारी और अल्प रोजगार स्तर भी होता है इसमें। तो समझ सकते हो इसमें महत्वपूर्ण होता है निम्न प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 1999 से 2000 में, यानी 1999-2000 में आरंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया है। किस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया है, यानी किस योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान ले लिया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, व्यापक फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, या कोई भी नहीं? बताइए कौन सी योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान ले लिया है? नहीं, मैं उल्टा बोल गया हूं। देखो 1999-2000 में ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई है। तो ये योजना किस योजना के स्थान पर शुरू की गई है, यानी किस योजना का स्थान ले लिया है इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ने? तो देखो 1985 में ये व्यापक फसल बीमा योजना जो है ये शुरू की गई थी। ठीक है, व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई थी। तो इसी का स्थान 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ने ले लिया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं और दूसरा है मेटाथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। तो बताइए। देखो प्रोटोथीरिया अंडा देने वाले स्तनधारी जीव होते हैं, तो ये तो सही है इसमें। जैसे एकिडना होता है, एक प्लेटिपस भी होता है इसमें। और इसमें जो ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है मेटाथीरिया ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं क्या? देखो मेटाथीरिया जो होते हैं ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म नहीं देते हैं, ये अल्प विकसित को देते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत है, इसमें पहला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 28। तनाव की स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तनाव जब होता है मनुष्य को, तब उस स्थिति में हृदय की धड़कन किस वजह से बढ़ती है? कौन सा हार्मोन है? तो देखो इसके लिए जिम्मेदार है ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है एंड्रीनेलिन एंजाइम की वजह से तनाव की स्थिति में मनुष्य की धड़कन बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित करके जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब। तो देखो इन्होंने जो ये नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूड को हराया है। कैस्पर रूड है नॉर्वे के और नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पर रूड। और देखो महिलाओं में फ्रेंच ओपन की विजेता बनी थी ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की हैं, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये दोनों ही नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ईगा स्विएटेक महिलाओं में, नोवाक जोकोविच पुरुषों में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन के अति सेवन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। देखो इंसुलिन के अति सेवन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, तो ये पहला सही है, इसमें बिल्कुल सही है।
देखो इंसुलिन के अति श्रवण से यानी अधिक श्रवण होगा इंसुलिन का तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर अल्प श्रवण होगा यानी अल्प श्रवण यानी कमी होगी तो उससे डायबिटीज़ यानी मधुमेह हो जाएगा। तो ये पहला सही है। इसमें दूसरा है अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, तो ये दूसरा भी ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट अनुमान 2023-24 में आवंटन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। जो 2023-24 का बजट है उसमें जो आवंटन किया गया है उसमें ये कौन सी राशि है जो सही नहीं है। देखो रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ क्या आवंटित किए गए हैं 2023-24 के बजट में। तो देखो इसका जो पहला है ये रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, पहला सही है। दूसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़, ये भी ठीक है। 2.31 लाख करोड़ है वो मैंने बताया था रेल मंत्रालय के। और देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए, और सड़क मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए इसमें 3.70 लाख करोड़ दिया हुआ है, तो ये गलत है। इसके लिए कितना है फिर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो आवंटित राशि है वो 2.70 है, ना कि 3.70। ठीक है, याद रखना। तो यही गलत है, इसमें 2.70 कर लेना आप इसे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो इसमें सुमेलित करना है। इसमें एक साइड में योजनाओं के बारे में है और एक साइड में उससे संबंधित कार्यक्रम। देखो पहली योजना, प्रथम योजना, उसमें कौन सा कार्यक्रम था पहली योजना में। पहली योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 56 तक चली थी, और 1952 में इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये इससे सुमेलित है। ठीक है, पहले का एक ही हो जाएगा। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किए गए थे, याद रखना। देखो तृतीय जो योजना चली थी 1961 से 66 तक चली थी, और इसमें आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, तो इसका 2 मिलान ठीक है। चतुर्थ योजना जो है ये चली थी 1969 से 74 तक। ठीक है, इसमें स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था। तो सी का हो जाएगा 4, 1 2 4। और आपका 5वीं जो योजना चली थी ये 1974 से 1979 तक चली थी, और इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इस पर ये संबंधित है। तो डी का हो जाएगा 3, 1 2 4 3 इसका सही जवाब होगा। 1 2 4 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है। देखो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ये भी ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ये कहाँ है, ये इसमें जेनेवा में नहीं है, ये रोम में है, इटली में, याद रखना। और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य बता दूं, FAO की स्थापना का जो उद्देश्य है याद रखना, कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार ला करके जीवन स्तर को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। तो ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसमें सुमेल करना है, आपको मिलान करना है। एक साइड में रोगों के नाम है और एक साइड में परजीवी, यानी जो रोग होता है किसकी वजह से होता है। निंद्रा रोग किसकी वजह से होता है, कौन सा परजीवी इसके लिए जिम्मेदार है। तो देखो इसके लिए जिम्मेदार है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, इसमें आपको मिलान नहीं करना है, ये देखना है कि कौन सा जो रोग है किस परजीवी से होता है, उसका जो मिलान दिया हुआ है इसमें गलत दिया हुआ है। देखो मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है लेशमेनिया डोनोवानी की वजह से, तो ये इसमें गलत दिया हुआ है, यही आंसर है इसका। कालाजार किसकी वजह से होता है? देखो इसमें तो ये दोनों गलत हैं। कालाजार होता है लीशमेनिया डोनोवानी की वजह से। कहीं इसमें ये तो नहीं पूछा कौन सा सही, हाँ यही तो पूछा है कौन सा सही है। देखो आंसर तो इसका ऑप्शन ए ही हो गया, ठीक है। ये पूछा है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका? ए। निंद्रा जो रोग होता है ये ट्रिपेनोसोमा की वजह से होता है, और कालाजार होता है लोसमेनिया डोनोवानी की वजह से, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और पायरिया होता है हिस्टोलिटिका की वजह से। हिस्टोलिटिका की वजह से नहीं, हिस्टोलिटिका की वजह से कहाँ होता है, ये भी गलत है इसमें। तो ये तो ऐसा ही है, उसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये हिस्टोलिटिका की वजह से नहीं होता है, ये भी गलत है इसमें। आंसर है इसका ऑप्शन ए। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है, किसकी वजह से रक्त का थक्का बनता है? अगर उस प्रोटीन की कमी शरीर में हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, बताइए। देखो बता रहा हूँ, विटामिन के है वो वैसे तो, लेकिन विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है आपको। तो देखो ये है फाइब्रिनोजन विटामिन की कमी जब शरीर में हो जाती है तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किसके द्वारा? रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा? बताइए इनमें से किसके द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है? यानी इसमें ये अभिगमन का सही अनुक्रम पूछा है, वैसे तो ये सभी से होता है, ठीक है। सभी से सही अनुक्रम वो पूछा है अभिगमन, यानी जैसे चलते हैं। देखो फुफ्फुस, सबसे पहले फुफ्फुस आएगा, उसके बाद रक्त, फिर ऊतक। यानी सबसे पहले तो इसमें फुफ्फुस के द्वारा 2, फिर उसके बाद रक्त के द्वारा 1 आएगा, फिर ऊतक के द्वारा। ये रक्त का अभिगमन होता है, रक्त में ऑक्सीजन का 2 1 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पहला है इसमें, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है अजैविक और जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। तो देखो इसका ये पहला सही है, तो देखो इसमें पहला सही हो जाएगा इसका, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पहला सही है। दूसरा है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो देखो ये दूसरा भी सही है, इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है। तीसरा है इसमें, यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये गलत है, ये बंद तंत्र नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये खुला तंत्र होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का जो है निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन यानी आउटपुट होता रहता है, याद रखना। और याद रखना ये खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यही गलत है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो देखो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? तो देखो ये विमल जालान की है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विमल जालान। अब है क्वेश्चन नंबर 39, स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। LIC, IDBI, IFCI या SBI, स्थापना के वर्ष के अनुसार देखना है आपको। देखो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। SBI की तो सभी को पता ही होगा, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब? 1955 में। और फिर RBI की कब की गई थी ये बता दो कमेंट बॉक्स में। और देखो LIC की स्थापना
यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। और IDBI की स्थापना यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो की गई थी ये 1964 में की गई थी। तो देखो इसमें सबसे पहले किसकी की गई? 3 आएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, 3 4 1 2 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है? बढ़ सकती है या घट सकती है? तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक स्तर से यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो घट जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, तो उसके अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थान परिवर्तित कर दिया या जाती है तब उसका कुछ ह्रास हो जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हो कि हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है और इसलिए शीर्ष पोषण स्तर के मांसाहारियों को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पहला है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा है, यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से आरंभ की गई। तो बताओ कौन सा सही है? तो देखो ये दोनों ही सही हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है और यह शुरू की गई 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। और देखो इस योजना में देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है और इस योजना में केंद्र और राज्यों का जो योगदान है इसमें केंद्र का 60% है और राज्यों का इसमें 40% है, याद रखना। और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में या हिमालयी राज्यों के बारे में स्थिति को देखें तो इसमें केंद्र 90% देखता है और 10% राज्यों का। तो ये देखो ये भी ठीक है। तीसरा और देखो इसमें कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। देखो ये योजना 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान तो करती है लेकिन ये प्रति व्यक्ति नहीं करती है, प्रति परिवार करती है। यानी एक परिवार को देती है। एक परिवार में मान लो 6 सदस्य हैं तो 6 को अलग अलग नहीं देगी, ये 6 को एक ही बार देगी, एक ही स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो समझ सकते हो ये तीसरा गलत है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और सामान्य राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में है। तो बताया था ये सही है, केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी इसमें 60 और 40 है, लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90 और 10 है। तो 1, 2 और 4 इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक साइड में देखो योजनाएं और एक साइड में उसके प्रारंभिक वर्षों के बारे में। देखो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये शुरू की गई थी 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। तो एक का हो जाएगा 4। ठीक है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में शुरू की गई थी, इसका हो जाएगा 3। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 का है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 का है। ठीक है, 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। यानी ये रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार देखना है आपको कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भारत में जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो 33% से अधिक है। तो देखो इसका सही जवाब है 17 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इसमें 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग हेतु संदर्भ में शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई है। देखो 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, और इसमें अध्यक्षता बता दूं, ये अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, याद कर लेना। तो देखो ये पहला तो इसमें सही है। दूसरा है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। तो देखो ये दूसरा भी सही है, यानी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। ठीक है। तीसरा इसमें 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि से संबंधित सिफारिशें की। देखो 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और इस आयोग ने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले कुछ ऐसे समझ सकते हो, दोबारा समझो इसे, कि 15वें वित्त आयोग ने उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था एनके सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इस आयोग ने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले कुल 6 वर्षों की अवधि से संबंधित सिफारिशें की थी और इसमें दिया हुआ है ये 5 वर्षों की। ठीक है, 6 वर्षों की, ये गलत है इस वजह से। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 25-26 तक मान्य है। सही है, तो यही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात के लिए कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात के लिए कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है 2030 तक, बताइए। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। देखो इसमें 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पण्य निर्यात और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात। ठीक है, इसका लक्ष्य है कुल मिला के 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का। मई 2023 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो ये नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष 2023 में। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखो भारत क्षेत्रफल अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का शीर्ष राष्ट्र है, बिल्कुल गलत है। देखो इसमें वैसे देखा जाए तो अभी चाइना ही है, इंडिया ने इसको घोषित नहीं किया है, लेकिन आप UNFCA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से देखोगे तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट जो है, तो इसे आप सही मान लो। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके अनुसार देखा जाए तो भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप सही मान लो, लेकिन भारत ने अभी ये घोषित नहीं किया है। देखो इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो 15,100 किलोमीटर है। सूर्य भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ना कि मिजोरम में, यही गलत है इसका।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संघीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी रिसिप्ट का भारत सरकार का जो बजट है संघीय बजट 2023-24, उसमें सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार एवं अन्य देयताएं, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर, निगम कर, आयकर। देखो इसमें सबसे बड़ा स्रोत है उधार एवं अन्य देयताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे तकरीबन 34% की प्राप्ति होती है। इसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के माध्यम से, उससे तकरीबन 17%। और देखो निगम कर, कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला जो कर है उसी को निगम कर कहते हैं, ठीक है, यह तकरीबन 15% है। आयकर भी है तकरीबन 15% के करीब, लेकिन कुछ मायनों में कम है उससे, निगम कर से। और देखो केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगता है, ये तकरीबन है 7-8% के करीब, 7% मान लो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की, और इसकी ऊंचाई है तकरीबन 2695 मीटर। यह केरल में स्थित है, याद रखना। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है ये। आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अवरोधों में से कौन सा है या से टी.आर. माल्थस द्वारा संदर्भित जनसंख्या नियंत्रण अवरोध है? देखो जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिया था माल्थस ने, तो उसी के बारे में देखना है कि जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अवरोधों में से कौन सा है जिसकी वजह से जनसंख्या को नियंत्रित करने में अवरोध पैदा होता है। प्राकृतिक अवरोध, प्रतिबंधात्मक अवरोध या दोनों? देखो टी माल्थस द्वारा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी 2 प्रकार के अवरोधों की व्याख्या की गई। एक है नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध, दूसरा है प्रतिबंधात्मक अवरोध, ठीक है। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक अवरोध या प्रतिबंधात्मक अवरोध, ये दोनों ही है इसमें। जैसे आप प्राकृतिक अवरोधों में देख सकते हो युद्ध है, बीमारी है, अकाल, भूकंप वगैरह, जो बाढ़ या फिर अतिवृष्टि, ये सभी हैं इसमें प्राकृतिक में। लेकिन आप प्रतिबंधात्मक भी देख सकते हो, जैसे नैतिक प्रतिबंध, जैसे समझ सकते हो संयम, ब्रह्मचर्य, विलंब से विवाह, ये सभी, तथा कृत्रिम साधनों से अवरोध भी है। तो दोस्तों इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ समझ में आया हो, कुछ यूजफुल लगा हो तो शेयर भी कर दो क्लास को, पढ़ते रहो। बाय, कल मिलते हैं।